Hello, good morning, students. मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली स्क्रू थ्रेड से रिलेटेड है। मशीन डिज़ाइन एमई 308 में जो यूनिट नंबर 3 है, इसके अंदर स्क्रू थ्रेड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए जो स्क्रू थ्रेड किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और एक एवरेज जो स्क्रू थ्रेड है नॉर्मल, उसमें फेलियर कहाँ हो सकता है और उसकी स्ट्रेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ थ्रेड के टाइप्स हैं। थ्रेड का मतलब जो प्रोफाइल किसी स्क्रू थ्रेड में बना होता है, जिसको चूड़ियाँ भी कहते हैं हम। तो राउंड जो सर्कुलर प्रोफाइल चलता है, जिसके अराउंड जो है हम फास्टनिंग करते हैं या पावर ट्रांसमिट करते हैं, ये सारी एक्टिविटी पूरी करते हैं। तो स्क्रू थ्रेड के जो टाइप्स हम देख सकते हैं कि एक तो स्क्वायर थ्रेड हमें देखने को मिलता है। स्क्वायर थ्रेड ज़्यादातर जो है पावर ट्रांसमिशन में या मूवमेंट ट्रांसमिशन में काम में आता है। फास्टनिंग यानी किसी चीज़ को जोड़ने में जो है स्क्वायर थ्रेड का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अंदर जो इंक्लूडेड एंगल है वो 0 डिग्री है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये वाला जो फेस, दो एडजेसेंट जो फेस है, दो बराबर मिलने वाले जो फेस है थ्रेड के, जैसे पहला फेस ये, दूसरा फेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ 0 डिग्री है। एक में थ्रेड कुछ इस तरीके से होता है। उससे पहले वी थ्रेड, जो सबसे कॉमन जो होता है वी थ्रेड, हम देखते हैं इस तरीके के थ्रेड हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दो मिलने वाले जो फेस है, एडजेसेंट फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों के बीच का एंगल अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री रहता है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रोफाइल चलता है। तो ये हो गया वी थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड ये यहाँ पर हो गया। अब एक में जो थ्रेड होता है वो ट्रेपोजॉइडल प्रोफाइल का होता है। कुछ इस तरीके से ये जो मूवमेंट कर रहा है, ये एक में थ्रेड कहलाएगा। ये भी पावर ट्रांसमिशन मेनली काम में आते हैं ये, और एक इनका इंक्लूडेड एंगल 29 डिग्री होता है। फिर आपका आता है बट्रेस थ्रेड। बट्रेस थ्रेड में इंक्लूडेड एंगल 45 डिग्री। इसका एक जो दोनों जो एडजेसेंट जो फेसेस हैं उसमें से एक तो इंक्लाइंड होता है 45 डिग्री पर, एक वर्टिकल रहता है। ये बेसिकली पावर ट्रांसमिशन, लेकिन वन साइडेड पावर ट्रांसमिशन में काम आता है, यानी एक साइड पावर ट्रांसमिट, दूसरी साइड में इसको मूवमेंट को ब्लॉक करेगा। फिर आप देखिए वी थ्रेड, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए फास्टनिंग पर्पज यानी चीजों को जोड़ना, बांधने, उसमें काम में आ जाए। अब हम आगे की बात करते हैं तो पहले देखते हैं स्क्रू थ्रेड का मतलब क्या होता है, स्क्रू थ्रेड में क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। तो एक बेसिक स्क्रू थ्रेड को हमने दिखा रखा है यहाँ पर। ये वाला पार्ट कहलाएगा हेड। बोल्ट का जो हेड होगा या स्क्रू का हेड, जिसके ऊपर हम चाहे हैमर से इम्पैक्ट या चोट करके इसको आगे फास्टनिंग करें या फिर स्क्रू ड्राइवर से हम कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है जो नॉन थ्रेडेड है, जिसपे थ्रेड नहीं है, उसको हम बोलेंगे शैंक, और ये थ्रेडेड पार्ट है। अब थ्रेड जो रन करता है उसके अंदर तीन डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज होती है कि इसकी रूट कहाँ पर है, थ्रेड में मिनिमम डायमेंशन कितना है, तो उसे हम माइनर डायमीटर बोलेंगे या फिर रूट डायमीटर बोलेंगे। तो ये वाला जो डायमीटर है माइनर डायमीटर या फिर रूट डायमीटर। और फिर आता है हमारा क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब जो टॉप पॉइंट्स है उनसे जुड़ी हुई जो डायमीटर है, ये वाले डायमीटर, जिसे हम मेजर डायमीटर या फिर मेजर डायमीटर भी बोल सकते हैं या फिर क्रेस्ट डायमीटर भी बोल सकते हैं। एक्सिस जो है बोल्ट या स्क्रू प्रोफाइल की पूरी एक्सिस, जो सेंट्रली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, वही होगी। और डेप्थ ऑफ थ्रेड का मतलब जो मेजर डायमीटर और जहां से मेजर डायमीटर गुजर रहा है और जहां से माइनर डायमीटर वाला जो प्रोफाइल है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाएगी। पिच का मतलब एक टर्न में कितना हम एक्सियली आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जिस पॉइंट पर लेंगे उसी सिमिलर पॉइंट अगले वाले थ्रेड पे लेंगे, इन दोनों के बीच की एक्सियल जो डायमेंशन है उसको हम पिच कहेंगे। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। इस वाले डायग्राम में हम रियल में जो थ्रेड, स्क्रू थ्रेड कैसे दिखते हैं, मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर कैसा होता है,
और यहाँ जो दो टाइप के थ्रेड दिखा रखे हैं, एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल मतलब बाहर जो हमारा सिलेंड्रिकल जो ट्यूब था या सिलेंड्रिकल जो रोड थी उसके ऊपर हमने एक्सटर्नली बाहर से थ्रेड किए हुए हैं, यहाँ पर इंटरनल थ्रेड किए। अब इस केस में पिच डायमीटर, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर किस तरीके से होगा? तो माइनर डायमीटर जहाँ पर मतलब रूट को टच करते हुए जो डायमीटर है, छोटा डायमीटर माइनर डायमीटर कहलाएगा। मेजर डायमीटर मतलब क्रेस्ट को टच करते हुए मेजर डायमीटर कहलाएगा। और जो हमारा मटेरियल रिमूवल से पहले यानी थ्रेडिंग से पहले का जो एवरेज जो डायमीटर था, या दोनों के कह सकते हैं दोनों के बीच का एक नॉमिनल डायमीटर है, उसको पिच डायमीटर। जब इंटरनल थ्रेड की हम बात करेंगे तो माइनर डायमीटर जो छोटी जो डायमीटर होगा, यानी इस बार ये क्रेस्ट में बदल जाएगा। जो क्रेस्ट को टच करते हुए, टॉप पॉइंट्स को टच करते हुए जो डायमीटर होगा वो माइनर होगा, और रूट को टच करते हुए डायमीटर होगा वो मेजर डायमीटर होगा। पिच डायमीटर जो होगा वो हमारा वही नॉमिनल जो डायमीटर। अब हम बात करते हैं इनकी डिजाइन हम किस तरीके से करें। तो बोल्ट की जो डिजाइन होती है इसमें जब फास्टनिंग पर्पज से किसी बोल्ट का हम यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस पर लोड जो आएगा एक्सियल लोड आएगा। तो किसी भी रोड का एक्सियल लोड के अंदर जो हम डिजाइन करते हैं उसी तरीके से हम करना पड़ेगा। हमें सिंपली लोड हमारे पास अवेलेबल होगा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा, और उस स्ट्रेस को हमें कंपेयर करना होता है यील्ड पॉइंट से, यानी परमिसिबल स्ट्रेस। लेकिन यहाँ जो थ्रेडेड में पोर्शन में खास बात ये होता है कि यहाँ दो पार्ट में डिवाइडेड है। थ्रेडिंग करने से पहले पूरी की एक रोड थी, लेकिन थ्रेडिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से दो पार्ट हो जाते हैं। तो एक होगा शेंक और दूसरा थ्रेडेड पोर्शन। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो थ्रेडेड पोर्शन से ब्रेक होने के या फेल होने के चांसेस ज्यादा है या फिर शेंक पर फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो जब हम इसको थ्रेडिंग करते हैं, अगर हमारा जो माइनर डायमीटर है, सबसे कम डायमीटर हमें देखना है कहाँ पर हमें मिल रहा है, या सबसे कम रेजिस्टिंग एरिया कहाँ पर मिल रहा है। तो इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि जो माइनर डायमीटर है उसके रेस्पेक्ट में या उससे जुड़ा हुआ जो एरिया है वो सबसे कम है, यानी शेंक वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे भी कम एरिया यहाँ पर माइनर डायमीटर से। तो इसका मतलब ये वाला जो बोल्ट होगा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का नहीं होगा, यानी इसकी लंबाई यानी लेफ्ट से लेकर राइट तक अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं है। शेंक वाले पोर्शन में स्ट्रेंथ ज्यादा है और इस वाले पोर्शन में स्ट्रेंथ कम है। अगर इस पे लोड अप्लाई किया जाए तो ये बीच में से कहीं पर ब्रेक होगा, थ्रेडेड पोर्शन में से ब्रेक होगा। तो यहाँ पर देखिए डीसी हम जो डायमीटर ले रहे हैं, क्रेस्ट डायमीटर या फिर मेजर डायमीटर यानी बड़ा वाला डायमीटर। डी आर मतलब रूट डायमीटर या फिर माइनर डायमीटर छोटा डायमीटर, और डी का मतलब पिच डायमीटर यानी डायमीटर ऑफ शेंक। तो देखिए when load is applied it will fail in threaded portion। तो ये थ्रेडेड पोर्शन में फेल होगा क्योंकि रेजिस्टिंग एरिया थ्रेडेड पोर्शन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम है क्योंकि डायमीटर कम है। अब रेजिस्टिंग एरिया थ्रेडेड पोर्शन में कितना होगा, यानी रूट वाले पोर्शन में π/4 dr² फॉर रूट पार्ट, और यही रेजिस्टिंग एरिया हम शेंक वाले पार्ट में ले रहे हैं तो π/4 d² यानी शेंक का जो डायमीटर है उसका। जाहिर सी बात है कि रूट डायमीटर कम है शेंक डायमीटर में, तो हमारे लिए रेजिस्टिंग एरिया ये वाला हो जाएगा, यानी ये बोल्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का नहीं है। और सेल्फ डिजाइन अगर की बात करें तो अप्लाइड स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। तो यहाँ स्ट्रेस अप्लाइड स्ट्रेस होगा लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड हमारे पास एफ लोड है और डिवाइडेड बाय एरिया रूट वाला एरिया π/4 d रूट स्क्वायर dr। तो ये हमारे लिए अप्लाइड स्ट्रेस हो जाएगा। सेफ डिजाइन करना है तो सिग्मा अप्लाइड शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तो सिग्मा अप्लाइड शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, f अपॉन π/4 dr² शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। और ये डिजाइन इक्वेशन के तौर पर हम इस पे काम करेंगे। जो अननोन डायमीटर होगा, अननोन चीजें होगी वो हम इस तरीके से पाएंगे।
तो हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द बोल्ट विल फेल इन थ्रेडेड पोर्शन, स्ट्रेंथ ऑफ शेंक विल बी, शेंक की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। अब हम आगे बात करते हैं फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का अगर आप बोल्ट बनाना चाहें, अगर हम ये चाहते हैं कि बोल्ट का जो डायमीटर है, बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है शेंक वाले पार्ट पर भी उतनी ही रहे जितनी आगे वाले पार्ट, यानी जो फेल होने के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट पे ही फेल होगा या यहीं पर फेल होगा, यहीं पर एक जैसी स्ट्रेंथ अगर बनाना चाहें तो हमें क्रिटिकल एरिया एक जैसा रखना पड़ेगा, क्रिटिकल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो एक जैसा रखना। तो अगर हम कर पाते हैं तो हम उसे बोलेंगे इट विल बी ट्रीटेड एज बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर खास बात क्या होगी, शेंक डायामीटर शुड बी इक्वल टू रूट डायामीटर इक्वल टू, यानी जो शेंक का जो डायमीटर होगा वही हमारा रूट का डायमीटर होगा। अब इम्पोर्टेंट बात है, इसको बनाएंगे कैसे? जो भी बोल्ट आता है किसी न किसी लेथ मशीन पर, जैसे मान लीजिए लेथ मशीन पर अगर बनाएंगे तो थ्रेडिंग करने के बाद हमें शेंक वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा और फिनिश करके इसका डायमीटर कम करना होगा। उस केस में ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मटेरियल बनेगा। तो अब यहाँ पर हम वापस देखते हैं, ये हमारे पास लोड एप्लीकेबल है। रेजिस्टिंग एरिया फॉर द रूट पार्ट should be, it will be equal to resisting area for the shank part। यानी शेंक पार्ट पर जो रेजिस्टिंग एरिया है वही रेजिस्टिंग एरिया रूट पार्ट पर होगा। तो एरिया ऑफ रूट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेंक विल बी इक्वल टू 5/4 d, यानी ये डायमीटर हमें इस शेंक के बराबर रखनी है। अब ये करेंगे कैसे? जब थ्रेडिंग करने के बाद हम इसको वाले डायमीटर को और फिनिश करके इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ विल बी यूनिफॉर्म, सो द स्ट्रेंथ विल बी यूनिफॉर्म, हमारे पास स्ट्रेंथ आएगी। और फॉर सेफ डिजाइन सिग्मा अप्लाइड शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, f upon 5/4 d स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा अल्टीमेट। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे। अब ये हमारे लिए यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट होता है। अब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का जो बोल्ट होता है इसका पर्पस क्या रहता है, हम क्यों बनाना चाहते हैं? वो इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि पूरे थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन जो स्ट्रेंथ होगी हमारी एक जैसी होनी चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि फेलियर जो है हमारा, कई बार ऐसा होता है कि डिज़ाइन इसके हिसाब से अगर हम लोड कैलकुलेशन करते हैं लेकिन ये वाला पार्ट हम मिस कर जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इस वाले पार्ट पर जो है रेजिस्टिंग एरिया कम है तो यहाँ फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मटेरियल सेविंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब इसमें जो एक और खास बात है ये है, एक बार वापस हम इस स्लाइड पर देखते हैं। मान लीजिए ये प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल में ये वी थ्रेड है, और वी थ्रेड का जो पर्पस होता है वो बेसिकली फास्टनिंग के पर्पस होता है। जब ये किसी होल में या किसी इसका जो काउंटर पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर जब इंसर्ट होगा, और जब ये इंसर्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि इस पे एक्चुअली लोड लगेगा, क्योंकि फास्टनिंग में जब रेजिस्टिंग लोड लगेगा तो वही चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, एक्सियल वे में लगेगा। तो बीच में से रूट वाले पार्ट से कहीं पर ये फेल होने के चांसेस हैं। तो इसको बचाने के लिए पहले हमारे लोकेशन इस तरीके से होगी कि हमारा एक जैसा यूनिफॉर्म जो है स्ट्रेंथ रहे। इस वाले डायग्राम में और देख सकते हैं, यानी जो शेंक वाला पार्ट है वो रूट वाले पार्ट के इक्विवेलेंट अगर हम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब इस केस में हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हम बोलेंगे बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो सिमिलर पैटर्न हम सारे तरीके के थ्रेड में हम कर सकते हैं, चाहे वी थ्रेड हो, चाहे बट्रेस थ्रेड हो, चाहे एक्मे थ्रेड हो। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट हम सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको एक बार वापस देखते हैं। वी थ्रेड जो होगा हमारा फास्टनिंग यानी जोड़ने के काम आएगा, बाकी तीनों हमारे मेनली पावर ट्रांसमिशन में काम आते हैं। ये वन साइडेड पावर ट्रांसमिशन में, ये दोनों तरफ पावर ट्रांसमिशन में।
इसको बटरेस थ्रेड कहते हैं, इसको स्क्वायर थ्रेड कहते हैं, इसको एक्मे थ्रेड। थैंक यू।